अब पढ़ते हैं हम लोग। देखो लास्ट चैप्टर है प्रिंट कल्चर, ठीक है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। प्रिंट कल्चर होता क्या है या प्रिंट होता क्या है समझते हैं पहले। हम लोग जो बुक देख रहे हैं और हम लोग जो चैप्टर पढ़ पा रहे हैं और इस पे जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये प्रिंटेड है। और इसी तरह हजारों बुक्स है इस दुनिया में, लाखों बुक्स है और सब क्या है, प्रिंटेड है। हर बुक तुम्हारा प्रिंटेड है, चाहे वो मैथ्स का हो, हिस्ट्री का हो, साइंस का हो, किसी चीज का बुक हो, प्रिंटेड है ना। ये प्रिंटेड कैसे हुआ होगा, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बेस होगा, कोई ना कोई इसका इतिहास होगा। मान लो प्रिंट होता ही नहीं, प्रिंट कल्चर जैसा कोई चीज नहीं होता, तो हम लोग का जिंदगी जो अभी जैसा है वैसा रहता नहीं रहता। अगर प्रिंट होता नहीं तो अभी का जो जिंदगी है सोचो इससे कितना अलग होता। मान लो अभी कोई प्रिंट कल्चर होता ही नहीं, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता, तो अभी जो हम लोग बैठ के जो किताब पढ़ पा रहे, तुम्हारे हाथ में भी किताब है, मेरे पास भी किताब है और पूरे दुनिया में किताब है, मोबाइल पे भी किताब है ना। अगर ये प्रिंट ना होता तो इतना रिवॉल्यूशन हो पाता। अगर प्रिंट कल्चर नहीं आता तो टेक्नोलॉजी भी नहीं आता कहीं। टेक्नोलॉजी भी कहां से आया है, प्रिंट कल्चर से आया है। और ये प्रिंट कल्चर आया कहां से है, इसका बेस क्या रहा, इसका हिस्ट्री क्या रहा, ये सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी चीज हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे कुछ भी हो, कहां से शुरू हुआ है, यूरोप। यूरोप क्या रहा, हमेशा बेस कंट्री रहा। नेशनलिज्म जब हम लोग पढ़ते तो नेशनलिज्म भी कहां से आया लोगों में, यूरोप। फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता तभी से ना नेशनलिज्म का भावना सब में आया। तो हर एक चीज का जो है बेस यूरोप रहा है, लेकिन एक जो प्रिंट कल्चर है नॉर्मली, इसका बेस यूरोप कभी नहीं रहा, ये दूसरे जगह से यूरोप पहुंचा। तो इसका बेस रहा कहां, तो इसका बेस बेसिकली ईस्ट एशिया, जैसे जापान हो गया, कोरिया हो गया और चाइना हो गया। ये सारी कंट्री में ना सबसे पहले जो था ये प्रिंट कल्चर या जो भी इसको प्रिंटिंग प्रेस कहो या जो कहो, ये आया। और यहां से उठ के ये यूरोप गया और उसके बाद इंडिया आया। तो इस चैप्टर में हम लोग को 3 पार्ट में पढ़ना है, समझ लो। सबसे पहला पार्ट होगा कि कैसे प्रिंट आया और कहां से प्रिंट इमर्ज हुआ। दूसरा पार्ट होगा कि प्रिंट रेवोल्यूशन क्या होता है और उसका इंपैक्ट क्या पड़ा। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिंट जो यूरोप में जाता है तो यूरोप तक कैसे प्रिंट पहुंचा, ठीक है। और चौथा चीज क्या देखेंगे कि इंडिया में प्रिंट रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। ये 4 पार्ट में पूरा चैप्टर डिवाइड है, ठीक है ना। और ये चैप्टर बहुत ही मजेदार चैप्टर है। अभी तक जो भी चैप्टर पढ़े होंगे वो सब माथा खराब करता होगा, लेकिन ये चैप्टर जो है बहुत मजेदार होगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। आज जो है हम लोग सब कुछ, पहला चैप्टर, पहला पेज खोल लो। पहले पेज में क्या लिखा हुआ है, पहले पेज में बता रहा है आज जो भी हम लोग देख सकते हैं, चाहे वो कैलेंडर हो, चाहे मैगजीन हो, चाहे बुक्स हो, या कुछ भी हो, वो किसका देन है, इसी प्रिंट कल्चर का। तो आगे बढ़ते हैं, प्रिंट आया कैसे। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, ठीक है, जो अर्लीस्ट काइंड था प्रिंट टेक्नोलॉजी का, जो सबसे पहली बार प्रिंट टेक्नोलॉजी देखा गया, जिसको प्रिंट कल्चर बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत हुआ होगा। हर एक चीज का शुरुआत होता है, कोई बेस होता है ना। आज हम लोग इंडिया यहां तक इतने आगे बढ़ चुके, तो इसका भी एक बेस था। आजादी जो था, आजादी मिलना एक बेस था, उसके बाद नहीं आगे बढ़ा। उसके पहले जो था सो था इंडिया, आज आगे बढ़ा है। तो उसी तरह प्रिंट का भी एक बेस रहा होगा। प्रिंट कल्चर या प्रिंट टेक्नोलॉजी आया कैसे। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तुम लोग पीछे, चलो ठीक है। जो पहला काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी था वो आया चाइना में, फिर जापान और कोरिया में, ठीक है। सबसे फर्स्ट बार प्रिंट टेक्नोलॉजी कहां देखा गया, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, चाइना, जापान और कोरिया, ठीक है। उसके बाद एक सिस्टम बना हैंड प्रिंटिंग का। देखो उस समय मशीन तो होगा नहीं, जो आज टेक्नोलॉजी इतना इमर्ज हो गया वो पहले भी था नहीं था। तो उस समय जो प्रिंट कल्चर या प्रिंट टेक्नोलॉजी जिसको कह रहे थे, वो हैंड राइटिंग होता था और हाथ से ही लिखा हुआ क्या कर देते थे, उसको हम लोग बोल देते थे कि ये प्रिंट कल्चर है, क्योंकि प्रिंट हो गया।
तो क्या बन गया वो, प्रिंट कल्चर। ये बेसिकली हैंड राइटिंग प्रिंट था। 594 से ये देखा जा रहा है, कब से, एंड डोमिनी 594, मतलब बिफोर क्राइस्ट के बाद, क्राइस्ट के जन्म हो चुका था, उस समय से ये देखा जा रहा है। ठीक है, बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर, ठीक है, ऑल्सो इन देयर अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ वुडन ब्लॉक। क्या होता था ना कि एक वुडन ब्लॉक रहता था, ठीक है, उसमें अलग अलग वर्ड कैसे प्रिंट होता था, सुनो। चाइना में एक वुडन ब्लॉक है, उसमें अलग अलग वर्ड जो है मार्क है, ठीक है, मार्क कर दिए। उस वुडन ब्लॉक को क्या किए ना, उस पे इंक लगा दिए, ठीक है, और उस पे पेपर रख दिए। क्या रखे, पेपर। और उसको रब करने पे क्या होता था ना, जो भी था उसमें पिक्चर वो छप जाता था। ठीक है, मान लो ये वुडन ब्लॉक है, इस पे हमको जो जो लिखना है वैसा वैसा कटिंग लगा दिए, इस पे हम इंक का स्याही गिरा दिए, इस पे पेपर रखे और रब करना शुरू किए ऊपर से। क्या हुआ, जो भी चीज था वो प्रिंट हो गया। ठीक है, और ये सबसे फर्स्ट मेथड बना था प्रिंटिंग का, क्योंकि एक बार बना देना है, फिर तुमको अलग अलग पेपर लाके रखना है और उसको रब करना है, और क्या होगा, प्रिंटिंग होते जाएगा ना। तो ये सबसे फर्स्ट मेथड बना था चाइना में, जिसको रबिंग पेपर भी कहते हैं। ठीक है, वुडन ब्लॉक पर पेपर को जब रब करते तो प्रिंट अपने आप हो जाता था। ठीक है, अब दिक्कत क्या आ रहा था ना कि उस समय पेज जो था वो बहुत पतला था, और जब भी पेपर उस पर रखते थे और उसको रब करते थे तो होता क्या था ना कि दोनों साइड प्रिंट हो जाता था। ठीक है, दोनों साइड मतलब क्या, पेपर के इस साइड भी प्रिंट हो रहा है और पेपर के इस साइड भी प्रिंट हो रहा है। दोनों साइड प्रिंट होने के कारण दिक्कत क्या आ रहा था कि पढ़ने में दिक्कत होगा। अगर हम लोग थोड़ा सा भी पेपर जेल पेन ले लेते हैं जो बहुत ही भयानक चलता हो और उसको एक तरफ पेज का लिखते तो अलग तरफ क्या होता है, छप जाता है, नेक्स्ट पेज खराब होने लगता है, होता है ना। तो सोचो वो जो था पतला पेपर, उस पे वुडन से हम लोग पूरा रब किए तो उसका इंक का स्याही इस तरफ तो लगा ही और इस तरफ नहीं लगेगा, ऑटोमेटिकली लग जाएगा। वही हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि जब बोथ साइड खराब होने लगा तो एक नया तरह का पेपर या बुक कहो चला, जिसको कहते हैं अकॉर्डियन बुक। ठीक है, क्या कहते हैं, अकॉर्डियन बुक। ये क्या था, अकॉर्डियन बुक वाज फोल्डेड एंड स्टिचेड एट दिस साइड। एक ऐसा तरह का बुक था ना, समझो एक पेपर जो था वो बहुत मोटा, उसका लेयर बना दिया जाएगा। पेपर का क्या किया गया था, लेयर बहुत मोटा बना दिया गया, जिससे क्या हो कि जब प्रिंट हो ना तो एक तरफ दिखे और दूसरे तरफ नहीं दिखे। कैसे बोले, कार्ड वार्ड देखे हो, कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड वार्ड जो बहुत तरह से खुल जाता हो, खुलता है ना, 3-4 लेयर होता है, फिर ऐसे करके उसको बंद कर दिए तो उसमें थोड़ा सा मोटा यूज होता है, पेपर होता है ना। उसी तरह का एक अकॉर्डियन बुक यूज होता था कि जिसमें इस तरफ प्रिंट करें तो इस तरफ नहीं हो। ठीक है, और वो बहुत सारे लेयर्स में रहता था, और क्या किया जाता, उसको साइड साइड से स्टिच कर दिया जाता था। तो अकॉर्डियन बुक बेसिकली कोई बुक नहीं था स्पेशल। अकॉर्डियन बुक का मतलब क्या है कि एक प्रिंटिंग के लिए एक पेपर यूज हो रहा था, जिस पेपर के माध्यम से जो बुक बनता था उसको क्या कहते थे, अकॉर्डियन बुक। उसमें बहुत तरह का अलग अलग बुक बनता था। ठीक है, कॉपी है तो कॉपी एक तरह का ही होता है। ठीक है, तो ये बुक है तो ये बुक हिस्ट्री का है, लेकिन अगर इसको वो मेथड से किया जाए तो इसको क्या कहेंगे, अकॉर्डियन बुक। तो लिख लो, व्हाट इज अकॉर्डियन बुक, क्वेश्चन। Accordion book. What is accordion book? What is accordion book? बुक में लिख लिए, ठीक है। क्या हुआ, वो एग्जाम में हमको ऐसे देख रहा था कि लगा कि अभी उठ के मारेगा 4-5 हाथ के, ऐसा क्वेश्चन काहे बना के दिए। खैर गौरव हमको उम्मीद से ज्यादा तुम मार्क्स ला के दे दिए हो। तब
इतना सही तुक्का तुम कैसे लगा लिए? हाँ, उसका तो और कम मार्क्स आया है, और इसका तो हम बता ही गलती, कल तुम लोग था क्लास में ना सब, इसका गलती पता, हिंद स्वराज किसने लिखा था? भगत सिंह। नेशनलिज्म इन इंडिया में भगत सिंह तो हम कहीं यूज नहीं किए हैं, और किए भी होंगे तो हम जस्ट नॉर्मल स्टोरी सुना रहे थे। गांधी जी कब आए इंडिया? तो 1921। गांधी जी 1921 मारा था। गांधी जी 1921 में इंडिया आया, तो सत्याग्रह कौन करवाया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन करवाया? और वो जो है नॉन कॉपरेशन का जो क्वेश्चन है, जो कि तुम लोग बोल रहे हो नागपुर और कोलकाता में बहुत लोग फंस रहा है, तो हम एक बात अच्छे से क्लियर कर दें, जो खिलाफत मूवमेंट के लिए जो साइन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। जो खिलाफत कमेटी बना था ना, वो कलकत्ता में बना था, और नॉन कॉपरेशन एडॉप्ट कहां हुआ था? नागपुर में। यह दोनों का सेम है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो रहा था। पेपर तुमको भी अच्छा मार्क्स आया है, 38 आया है शायद, उसी 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 अलमीरा में निकाल के दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन मोरो। अच्छा ठीक है, चलो। कैलीग्राफी जानते हो क्या होता है? कैलीग्राफी, पहले इतना प्रिंट मशहूर नहीं था, प्रिंट कल्चर इतना मशहूर नहीं था, तो पहले जो था ना, जो भी बुक छपता था वो बेसिकली राइटिंग में छपता था। आदमी क्या करते थे? हाथ से उसको लिखते थे, और हाथ से लिखते थे, उसका बहुत सारा कॉपीज लिखते थे। जैसे ये बुक है, तो प्रिंट कल्चर नहीं होता तो इस बुक को हम क्या करते हैं? हाथ से लिखते हैं। तो हाथ से लिखते हैं, तो हाथ से लिखने के लिए हम किसी को भी दे देंगे लिखने? जिसका राइटिंग खराब है उसको भी नहीं ना, जिसका खुद राइटिंग खराब है, खुद नहीं समझ रहा है कि क्या पढ़े क्या लिखे, उसको देंगे। तो कैलीग्राफी बेसिकली एक स्टाइल होता है राइटिंग का, जिसका बहुत ज्यादा सुंदर राइटिंग हो ना, वही क्या कर सकता है? कैलीग्राफी कर सकता है। ठीक है, क्या हुआ? कैमरा खुला हुआ, हंसाओ मत यार, तुम ऐसे देख रहा है कैमरा, लग रहा है कि क्या हो गया। चलो ठीक है, चलो। कैलीग्राफी समझ लो क्या है? कैलीग्राफी इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग। एक ऐसा आर्ट जिसके पास, सबके पास तो नहीं होता है, जिसका राइटिंग अच्छा होगा उसी वही करेगा। कैलीग्राफी कोई भी कर देगा, जिसका राइटिंग बहुत सुंदर होगा, कैलीग्राफी बस वही कर सकता है। तो लिख लो, व्हाट इज कैलीग्राफी? हो गया एग्जाम? ठीक है, अब देखो, चाइना जो था लॉन्ग टाइम तक प्रिंट कल्चर का क्या रहा? बहुत बड़ा प्रोड्यूसर रहा। चाइना जो था सबसे बड़ा स्टेट बना जो इंपोर्ट करता था बुक को। प्रिंट कल्चर में चाइना का बहुत अहम रोल रहा। क्यों रहा अहम रोल चाइना का? तो चाइना एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट था। चाइना क्या था? एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट था। ब्यूरोक्रेट का मतलब क्या होता है जानते हो? ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट नहीं जानते हो? ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है, आईएएस आईपीएस का नाम सुने? सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट को ही ब्यूरोक्रेट कहते हैं। तो चाइना एक हमेशा से ब्यूरोक्रेट देश रहा है। और ब्यूरोक्रेटिक कौन लोग होते हैं? जिनको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है, और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, पढ़ने के लिए उनको क्या चाहिए रहेगा? बुक चाहिए रहेगा। तो बुक का डिमांड उनको बहुत ज्यादा रहेगा। तो चाइना बीइंग अ ब्यूरोक्रेटिक स्टेट, उसको डिमांड क्या था? बुक का बहुत ज्यादा था। तो चाइना हमेशा से बड़े क्वांटिटी में चाइना जो था बुक छापता था, हमेशा से प्रिंटिंग कल्चर के लिए। क्यों छापता था? क्योंकि उसके यहाँ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में क्या चाहिए? टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक चाहिए। और टेक्स्ट बुक आएगा कहां से? टेक्स्ट बुक छापना पड़ेगा। लोग एग्जाम देंगे कैसे? पढ़ेंगे तब ना। और पढ़ने के लिए नॉलेज चाहिए, नॉलेज के लिए बुक चाहिए। बिन बुक के पढ़ाई होता है? नहीं होता है। अभी ना होता है, उस जमाने का बात कर रहे हैं।
आज से 10 साल 15 साल पहले भी नहीं होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चाइना क्यों हमेशा से एक मेजर प्रोड्यूसर रहा है प्रिंटेड मटेरियल का, तो समझ में आ जाएगा। आंसर लिख दोगे, लिखो क्वेश्चन, वाई चाइना was the major producer of why China was the major producer of printed material फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। क्या कारण है चाइना हमेशा से मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल? क्योंकि वो एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट है। ब्यूरोक्रेटिक स्टेट का मतलब क्या होता है? जहां सिविल सर्वेंट्स का एग्जाम ज्यादा हो, सिविल सर्विसेज का एग्जाम ज्यादा हो, और सिविल सर्विस के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लोगों को क्या चाहिए था? बुक पढ़ने के लिए। तो हमेशा वहां पे बुक का डिमांड रहता था, और बुक का डिमांड रहेगा तो बुक का डिमांड फुलफिल करना पड़ेगा। तो प्रिंटिंग प्रेस हमेशा चालू रखना होगा, हमेशा छपते रहेगा बुक, तब ना लोगों को मिलेगा। अब क्या हुआ कि कैंडिडेट्स का संख्या हमेशा बढ़ रहा था, तो बुक भी प्रिंट, क्योंकि इस साल इतना कैंडिडेट बैठे, अगला साल और ज्यादा बैठ रहा था, उससे अगला जो और ज्यादा, तो ऐसे ही कैंडिडेट का संख्या इंक्रीज हो रहा था, तो बुक का डिमांड इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। क्या सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही बुक का देखते थे, बुक लेते थे? तो अब क्या हुआ, अब हुआ क्या कि एक नया तरह का पॉपुलेशन जो था, डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन आया, जो अब प्रिंट का डिमांड करने लगे, प्रिंटिंग बुक्स का डिमांड करने लगे। तो ये कौन से ग्रुप थे? तो अब क्या हुआ कि लोग सिर्फ पढ़ने लिखने वाले लोग ही बुक नहीं लेते थे, अब वो लोग भी बुक ले रहे थे जिनको एंटरटेनमेंट चाहिए था, क्योंकि उस समय का कोई सोर्स नहीं था, मोबाइल और टीवी तो नहीं होगा। एक नया नया टेक्नोलॉजी आया है जो कि बुक है, लोग बुक लिख रहे हैं, बुक बिक रहा है। तो एक होता है ना, लोगों में जागरूकता आती है, सब लोग एक होते हैं कि हमको भी अब पढ़ना है। तो अब क्या हुआ, सिर्फ पढ़ाई लिखाई का बुक नहीं आ रहा था, अब और भी तरह के बुक आ रहे थे, जैसे स्टोरी टेलिंग वाला बुक, नए नए स्टोरी टेलिंग का बुक आ रहा था, नया नया पोएम्स का बुक आ रहा था, और उसको एक नए तरह की पब्लिक जो थी उसका डिमांड कर रही थी। जैसे बड़े बड़े मर्चेंट्स, जो व्यापारी होते थे, जिनके पास पैसा था, वो किसी क्या चाहेंगे ना, एंटरटेनमेंट का कोई सुविधा हो, तो वो क्या कहे, वो क्या डिमांड किए, बुक्स का डिमांड किए। तो उनके लिए भी अब क्या था, बुक्स छपना था। ठीक है, और भी बहुत सारा बुक था जो कि फिक्शनल, पोएट्री और ऑटोबायोग्राफीज, ये सब देखते थे। ठीक है, अब क्या था, रिच वुमेन्स भी बुक पढ़ना शुरू कर दिया। अब सिर्फ मेन तक सीमित नहीं था, आदमी ही सिर्फ बुक नहीं पढ़ा था, अब महिलाओं का भी बुक पढ़ने का शुरू हो गया टाइम। रिच वुमेन जो थी, अमीर घराने की जो औरतें, वो भी बुक्स पढ़ना शुरू की और वो भी बुक्स खरीदने लगी। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, बुक्स का डिमांड और ज्यादा बढ़ रहा होगा मार्केट में, और ज्यादा बुक्स का डिमांड बढ़ रहा होगा मार्केट में। ठीक है, तो ये जो था न्यू रीडिंग कल्चर जो था, वो क्या चाह रहा था, एक नया टेक्नोलॉजी चाह रहा था। क्या चाह रहा था? बिना, अब कभी 100 का डिमांड था, फिर 1000 हुआ, तो 1000 तक तो मैनेज कर लेंगे, अगर वो 10,000 हो जाए तो हम मैनेज कर पाएंगे। तो हमको कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो चाहिए होगा, तो एक नया टेक्नोलॉजी का ये ग्रोइंग डिमांड नीड कर रहा था। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा आगे, अभी न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आया है। अब चाइना से क्या होगा, ये जापान तक पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा? ये प्रिंट कल्चर चाइना से कहां पहुंचेगा? अब जापान। और जापान का कैपिटल सिटी कौन है? ठीक है, अब जो एक नया हब बनेगा प्रिंट कल्चर का, जिसको कहते हैं शंघाई। क्या कहेंगे? शंघाई। आगे बढ़ते हैं, प्रिंट इन जापान। अब जापान में पहुंचते, तो कैसे जापान में प्रिंट गया समझो। चाइना के जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, चाइना में कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क थे, मॉन्क का मतलब समझ रहे हो ना, बुद्धिज्म के जो साधु, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो पहुंचे जापान। और जापान जैसे ही पहुंचे तो वो अपने साथ क्या लेके गए? प्रिंट कल्चर भी लेके गए। ठीक है, जापान कैसे प्रिंट कल्चर पहुंचा समझे ना। बुद्धिस्ट मिशनरी जो थे चाइना से, जो हैंड प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी था, वो जापान में कब इंट्रोड्यूस किए? तो 1868 से लेके 770 तक। कब? 768 से लेके 770, याद रखना ये डेट इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है,
द ओल्डेस्ट जापानीज बुक वॉज प्रिंटेड इन AD 868। सबसे जो पुराना जिसको जापानीज बुक कहते हैं वो कब प्रिंट हुआ? 868 AD में। और इसका नाम क्या पड़ा? डायमंड सूत्रा। क्या नाम पड़ा इसका? लिख लो। विच इज दी, लिखो, विच इज दी ओल्डेस्ट जापानीज बुक, which is the oldest Japanese book print in Japan। अच्छा, जापानीज बुक तो लिख लियो ना, ओल्डेस्ट जापानीज बुक लिख के क्वेश्चन मार्क कर देना, ठीक है। ये डायमंड सूत्रा जो बुक था वो 6 पेज में ही बना था। कितने पेज में? 6 पेज में ही पूरा बुक कंपाइल्ड हो गया था, ठीक है। सबसे शॉर्टेस्ट बुक का वो ये था, 6 पेज में पूरा बुक कंपाइल्ड हो गया था। उसके बाद क्या हुआ? जापान में धीरे धीरे प्रिंट कल्चर ग्रोथ में आया। अब क्या था ना, सिर्फ लिखावट ही नहीं आती थी, लिखा हुआ ही नहीं देखा जा रहा था। अब जो था प्रिंट में पिक्चर भी प्रिंट होना शुरू हुआ। और पिक्चर कहां कहां प्रिंट होना शुरू हुआ? तो टेक्सटाइल पर, कपड़े पर, ठीक है, और प्लेइंग कार्ड्स पर, पेपर मनी पर, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जो था पिक्चर प्रिंट होना शुरू हुआ। क्या प्रिंट होना शुरू हुआ? पिक्चर, ठीक है। जापान के जो पोएट्स थे वो प्रोज लिखना शुरू किए और भी अलग अलग चीज जो था पब्लिश किए। उसके बाद क्या हुआ? कुछ बुक जो था वो बहुत ही चीप और अबंडेंट हो गया। मतलब क्या? वो एक बुक आता है, एक नॉर्मल एनसीईआरटी का ये जो बुक है, ठीक है, एक बुक जो तुम्हारे गांधी मैदान में मिलता है ना, इसका पेपर देखते हो बहुत चीप होता है। चीप पेपर भी वो देता है तो उसका दाम भी कितना सस्ता होता है। और यही बुक अगर तुम नॉर्मल बुक लोगे तो इसका दाम थोड़ा महंगा हो जाता है। तो वहां भी क्या हुआ? जापान में चीपेस्ट पेपर पे बुक लिखना शुरू हुआ, जो कि बहुत ही ज्यादा उसका प्राइस जो था कम गया। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? पहले तो नॉर्मल एक बुक आ रहा था जिसमें सिर्फ लिखावट थी। धीरे धीरे बुक में क्या हुआ? अलग अलग इमेजेस प्रिंट होने लगे। और इमेजेस जैसे ही प्रिंट होने लगा ना, तो जो पढ़ने वाले, जो रीडिंग पब्लिक था, वो और ज्यादा एक्साइटेड होगी, और ज्यादा बढ़ने लगी। क्योंकि जब तक कुछ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं होता ना, लोग जो हैं उस चीज से दूर भागते हैं, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट किसी चीज में दिख जाएगा ना तो आदमी वो भी करने लगे, ठीक है। जैसे पढ़ाई में कोई एंटरटेनमेंट नहीं दिखता है, इसलिए सब क्या करता है? दूर भागता है। पढ़ाई में अगर कोई एंटरटेनमेंट रहे तो कौन नहीं पढ़ेगा? इंस्टाग्राम चलाने में एंटरटेनमेंट होता है, रील्स स्क्रॉल करते हैं, मजा आता है ना। अभी एक तो नया रील्स निकला हुआ है, दिल बिच तेरे लिए। उसका गाना जो है वो, उसका जो वीडियो है वो बहुत पुराना है, वो बहुत ही ओल्ड वीडियो, जब टिकटॉक यहाँ पे था ना तब का है वो। अभी भी उसका अभी वो वायरल हो गया है। हम उसका आईडी देखे थे इंस्टा पे, बहुत पुराना वीडियो है और इतना वायरल हो गया हालांकि हर जगह मीम में वही है। हमको दिन भर में 50 से 100 मीम्स उसका आ रहा है। तो उसमें एंटरटेनमेंट है, उसमें मजा आ रहा है। अगर इसमें एंटरटेनमेंट रहता तो इसमें भी मजा आता, लेकिन इसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ठीक है ना, इसलिए गांधी जी 1921 में आए थे। गांधी जी से कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं था। खैर चलो, अब जब जैसे ही विजुअल आर्ट जो था बुक्स में प्रिंट होने लगा, लोग को, जो पब्लिक थी, वो बुक्स का डिमांड बढ़ा दी। क्योंकि अब जिसको बुक नहीं भी पढ़ने आता था वो भी क्या करेगा? बुक पढ़ेगा। जैसे कि किसी को पढ़ने नहीं आता लेकिन पिक्चर तो देखने आता है, तो वो फोटो देख के समझ जाएगा कि अच्छा ये हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए डिमांड जो था बुक का बढ़ा और एक नया सेंटर बन गया प्रिंटिंग का, जिसको कहें ईडो। क्या कहें? ईडो कहां का शहर है? ईडो टोक्यो का दूसरा नाम है। क्या है? टोक्यो का दूसरा नाम ईडो, EDO, ठीक है। और भी जो था नए नए तरह का प्रिंटिंग आया, जैसे नया नया स्टोरी टेलिंग का किताब आने लगा, जिसके क्या कारण क्या हुआ? अब वुमेन्स भी, चाइल्ड भी, हर लोग की तरह, हर एज ग्रुप के लोग जो थे वो अब रीडिंग पब्लिक बन चुके थे, ठीक है। तो ये था टोटल प्रिंटिंग इन जापान। अब आगे बढ़ेंगे कि कैसे प्रिंट जो था यूरोप को पहुंचा।
अभी तक हम लोग क्या पढ़े? द फर्स्ट प्रिंटेड बुक कहां से स्टार्ट हुआ है सब कुछ? चाइना से। चाइना क्यों हमेशा से हब रहा प्रिंटिंग का? क्योंकि वहां ब्यूरोक्रेटिक देश था। फिर धीरे धीरे चाइना के जो बुद्धिस्ट मिशनरी थे वो क्या किए? प्रिंटिंग को चाइना से कहां लेके आए? जापान। और जापान में क्या हो रहा है अब? जापान में भी रीडिंग पब्लिक आ गई। फिर जापान एक नए तरह का चीज लाया, क्या लाया? उस पे पिक्चर प्रिंट करने लगा। पिक्चर कहां कहां प्रिंट होने लगा? टेक्सटाइल पे, प्लेइंग कार्ड पे और सब चीज पे। और जिसके कारण पब्लिक जो थी और ज्यादा इंक्रीज होने लगी। अब ये जो प्रिंटिंग कल्चर है ये अब जापान चाइना से एक दूसरे कहां पहुंचेगा? यूरोप। अब उसका बात करते हैं। अच्छा, सिल्क रूट सब जानता है? सिल्क रूट का मतलब क्या? जो बनाया गया जो रूट जिससे सिल्क ले जाया जा रहा था उसी को सिल्क रूट कह दिया। तो सिल्क रूट से सिर्फ सिल्क जा रहा था। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जब हम तुमको पढ़ाएं, सबको अभी नहीं पढ़ाएं, उसमें हम बताए थे कि सिल्क रूट से मसाले भी ले जाए जा रहे थे, अलग अलग तरह की स्पीसीज, ये सब लेके जाया जा रहा था। उसी सिल्क रूट के माध्यम से क्या हुआ? जो प्रिंट कल्चर था वो क्या हुआ? अलग ईस्ट एशिया से कहां तक पहुंची? यूरोप तक। तो यूरोप तक प्रिंट कल्चर कैसे पहुंचा? सिल्क रूट से। ठीक है। 1295 में मार्को पोलो जो थे, एक एक्सप्लोरर थे, वो रिटर्न हुए इटली। ठीक है। और कहां से रिटर्न हुए थे? चाइना से। और चाइना से वो क्या देख के गए थे? वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग। चाइना से वो क्या सीख के गए थे? हर ट्रेवलर आता था दूसरे कंट्री, कुछ सीखता था और क्या करता था? उसका आइडिया अपने कंट्री में लेके चला जाता था। उसी तरह मार्को पोलो कहां के थे? इटली के थे। चाइना से वो एक मेथड लेके गए, टेक्नोलॉजी लेके गए, जिसको क्या कहें? वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग। अभी हम बताए थे वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है। वुड पे अलग अलग मार्क कर दिया, जो लिखना रहता है उस पे इंक डाल के, पेपर डाल के उसको क्या किया जाता? रब किया जाता था, प्रिंट हो जाता था। ठीक है। उसी के बेस्ड अकॉर्डियन बुक बना था। तो ये जो वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग था वो चाइना से मार्को पोलो कहां लेके गए? इटली। और मार्को पोलो कौन थे? एक एक्सप्लोरर थे जो देश अलग अलग जगह पे क्या करते थे? घूमते थे। तो लिख लो, हु इज मार्को पोलो। 12 वाला जो नोट्स है वो हम लिखवा देंगे, मतलब लॉन्ग नोट सारा। जो शॉर्ट शॉर्ट है जो एक एक मार्क्स का है वो सब लिख लो। हु इज मार्को पोलो? ठीक है। अब क्या था कि मार्को पोलो तो चाइना से ये आइडिया लेके चले गए थे। चाइना में जाके वो ये आइडिया प्रपोज किए और चाइना में प्रिंट कल्चर क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। चाइना में क्या हुआ? प्रिंट कल्चर स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? ठीक है। चाइना में क्या कर रहा है? चलो शांत रहो। चाइना में जो था वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ और वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग चाइना में फेमस होने लगा। फिर क्या हुआ? चाइना में एक नए तरह का बुक छापने लगा गया। एक बुक जो नॉर्मल लोगों के लिए था, आम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, नॉर्मल आदमी के लिए। एक बुक का नाम दिया गया वेलम। क्या नाम दिया गया? वेलम। और वेलम जो बुक था वो बड़े बड़े लोग के लिए था। जो अमीर लोग हुआ करते थे ना, उसके लिए एक बुक छपता था जिसका नाम क्या था? वेलम। यहां पे लिखा हुआ है, देखो। वेलम जो था वेरी एक्सपेंसिव बुक था और क्या था? हैंड रिटन होता था। क्योंकि बड़े बड़े जो अमीर लोग थे वो अभी भी क्या चाहते थे? अमीर लोग का मतलब क्या होता है? वो लोग चाहेगा कि हमको सबसे अलग हट के कुछ मिले। ठीक है ना। अमीर लोग का यही हमेशा से डिमांड रहा है। तो वो लोग अपना एक हैंड रिटन बुक अभी भी चालू रखे हुए थे जिसका नाम क्या था? वेलम। लिख लो, व्हाट इज वेलम। हाँ, उन लोग यही करवा रहे थे अपने लिए। तो तुम्हारे पास पैसा तो तुम भी ले लो, जो अमीर उसको मिलेगा। और जो मर्चेंट्स और स्टूडेंट्स थे, जो थोड़े
इकोनॉमिकली सही ज्यादा ऊपर नहीं थे, वो अभी भी वही चीप क्वालिटीज का बुक क्या करते थे, लेते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे क्या था, यूरोप में जो बुक्स का डिमांड था वो बढ़ने लगा, और यूरोप क्या की, उस हिसाब से बुक प्रिंट करना चालू रखा। और यूरोप क्या था, एक्सपोर्ट भी किया जा रहा था बुक्स को। यूरोप सिर्फ अपने ही देश में नहीं, अलग अलग देश में क्या कर रहा था, बुक्स को एक्सपोर्ट कर रहा था। एक्सपोर्ट का मतलब क्या, भेजना, बेचना। ठीक है, बुक फेयर लगता था, आज भी बुक फेयर लगता है, किताब मेला, बुक फेयर लग रहा था अलग अलग प्लेस पे जहां पे बुक्स बिकती थी। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट वाज आल्सो an expanded demand. Scribes or skilled handwriting were no longer solely employed by wealthy or institution pattern, but bookseller as well. क्या हुआ, डिमांड बढ़ रहा था बुक का, और डिमांड बढ़ रहा था तो हैंड रिटन बुक का भी डिमांड बढ़ रहा था। तो हैंड रिटन बुक का डिमांड बढ़ रहा था, तो पहले एक खास तरह के लोग होते थे जिनको कहा जाता था स्क्राइब्स। क्या कहा जाता था, स्क्राइब्स क्या करते थे, वो हाथ से ही बुक को क्या करते थे, लिखते थे। तो पहले अमीर जो होते थे लोग, अमीर लोग, वो क्या करते थे, स्क्राइब्स को हायर करते थे बुक लिखवाने के लिए। अब क्या था, बुक का डिमांड बढ़ रहा था, बुक बेचने का डिमांड बढ़ रहा था, तो जो बुक सेलर्स थे ना, वो भी नॉर्मल बुक सेलर्स भी क्या करते, स्क्राइब्स को अपॉइंट कर रहे थे, जो कि क्या करता था, बुक लिखता था उन लोगों के लिए, और वो लोग क्या करते थे, सेल करते थे। ठीक है, हाँ, कैलीग्राफी तो एक आर्ट है। हम स्क्राइब से एक आदमी का बात किए, तुमको हम हायर किए, तुम मेरे लिए काम करो, लिख रहे हो, तुमको हम क्या कहेंगे, तुम मेरे स्क्राइबर हो। ठीक है, तुम स्क्राइब करो, बुक लिख रहे हो मेरे लिए, तो तुम्हारे पास कैलीग्राफी रहना चाहिए ना, तुम्हारा राइटिंग वैसा रहना चाहिए। ठीक है, बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, और क्या था कि जो ये प्रोडक्शन हो रहा था वो सेटिस्फाई अभी भी नहीं कर पा रहा था। जितना ज्यादा बढ़ाओ बुक, उतना ज्यादा बुक का डिमांड और बढ़ रहा था, और ये डिमांड बढ़ रहा था इतना ज्यादा। और बुक भी क्या थे ना, उस जमाने के बहुत ही फ्रेजाइल होते थे, मतलब इजी टू कैरी नहीं थे। आज का बुक क्या इजी टू कैरी है, उस समय का बुक इजी टू कैरी नहीं होता था। इतना बड़ा बड़ा बुक, उसको कैसे कैरी करोगे, नहीं ना, हाँ, तो उसको इजी टू कैरी नहीं था। तो अब क्या था ना कि प्रिंट का जो टेक्नोलॉजी था उसको इंप्रूव करने का वक्त आ गया था, क्योंकि डिमांड जो था प्रिंट कल्चर का क्या था, बहुत बढ़ गया था। प्रिंट कल्चर का डिमांड बढ़ गया, अलग अलग जगह पे प्रिंट का डिमांड है, प्रिंटेड बुक्स का डिमांड है। तो जाहिर सा बात है कि प्रिंट के लिए एक नया टेक्नोलॉजी चाहिए जो अभी मिला नहीं है। ठीक है, तो प्रिंट का डिमांड बढ़ना, कोई भी चीज कभी रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं, कोई भी चीज जब भारी मात्रा में हो जाए, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसका मतलब क्या था, बहुत जगह इंडस्ट्री एक बैग सेटअप हो जाना, वो धीरे धीरे चल रहा था और एक बैग बूम कर जाना। उसी तरह प्रिंट कल्चर का जो डिमांड था, प्रिंटिंग बुक्स का डिमांड था, वो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। और इंक्रीज हो गया तो इसी को तो कहे प्रिंट रेवोल्यूशन। क्या कहे, प्रिंट रेवोल्यूशन। प्रिंट का डिमांड बढ़ जाना है इस प्रिंट रेवोल्यूशन। अब आगे जो है एक नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होगा, एक जोहान गुटनबर्ग नाम के एक आदमी मिले आएंगे। ठीक है, वो आदमी एक नया तरह का टेक्नोलॉजी लाएगा, एक नए तरह का प्रिंटिंग प्रेस लाएगा। ठीक है, और उस प्रिंटिंग प्रेस के मदद से प्रिंट रिवॉल्यूशन में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। ठीक है, उसके बाद उस चेंज के बाद बहुत सारा चीज होगा। इंडिया में प्रिंट रिवॉल्यूशन कैसे रहा, क्या रहा, ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज यहीं पर ओवर कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, आप बोलो क्या चीज बोल रहा था। हाँ,